नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और आज है हमारा सेशन नंबर 229। आज का जो डेली करंट अफेयर्स या न्यूज एनालिसिस में है उसमें हम जो टॉपिक आज लेंगे, आज एक इनिशिएटिव की बात करेंगे और उस इनिशिएटिव का नाम है सेज इनिशिएटिव। क्या है ये सेज इनिशिएटिव, इसके बारे में जानेंगे। थोड़े इससे रिलेटेड फैक्ट्स, चार्ट्स वगैरह देखेंगे। बहुत प्रॉपर तरीके से मैं फ्रेम करके आपके लिए चीजों को लेके आया हूँ। रिलेटेड है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम से, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। और अगर मेंस पेपर की बात करें तो जीएस पेपर 2 में इसका काफी रेलिवेंट आता है। कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो चाहे वो मेंस के पेपर हो। आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से, क्योंकि सोशल इश्यूज है ना, सोशल इश्यूज को आप कहीं भी लेके आ सकते हैं। और खासकर पैंडेमिक के बाद जिस तरीके की क्राइसिस अराइज हो रही है उसमें इनको आप बहुत प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। क्या है देखते हैं। सेज इनिशिएटिव, बेसिकली सेज स्टैंड्स फॉर सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। नाम से पता चल गया होगा, सीनियर केयर यानी जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनकी केयर। एजिंग ग्रोथ इंजन, AGE, सेज इनिशिएटिव। इसका मतलब क्या है कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये इस चीज के लिए लिया गया है कि जो हमारे सोसाइटी में जो सीनियर पीपल्स हैं उनके रख रखाव के लिए, उनके मतलब ध्यान के लिए, उनको जो जो प्रोडक्ट्स चाहिए, जो जो उनको सर्विसेज चाहिए, जो जो उनको सॉल्यूशंस चाहिए, तो वो सब के सब जो है मुहैया कराई जाएगी इस इनिशिएटिव के थ्रू, जिसमें स्टार्टअप्स को बोला जाएगा कि आप आइए और इस फील्ड में भी आप काम कीजिए। तो बेसिकली द आइडिया इज टू प्रमोट द सिल्वर इकोनॉमी। अब सिल्वर इकोनॉमी क्या होती है? सिल्वर इकोनॉमी वही इकोनॉमी होती है जिसमें आपके पास एजिंग ग्रुप के पीपल ज्यादा होते हैं, राइट। जैसे कि ग्रीस का एग्जांपल आप ले लीजिए, ग्रीस में ज्यादातर जो लोग हैं वो बूढ़े हैं, तो दैट इज सिल्वर इकोनॉमी। अब सिल्वर इकोनॉमी की बात आई है तो मैं आपको कुछ और टर्म्स भी बता देता हूं, जैसे कि है एक है गेरोंटोलॉजी। जिस भी वर्ड के पीछे लॉजी लग जाए उसका मतलब है स्टडी। तो गेरोंटोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एजिंग पीपल, स्टडी ऑफ एजिंग पीपल। और अब इससे एक नया वर्ड निकल के आ गया है, क्योंकि वी आर राइट नाउ इन द मिडल ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एरा। तो इससे जो नया वर्ड निकल के आया है वो आया है गेरोंटेक्नोलॉजी। means what it means technology pertaining by the aging people। तो जो लोग बूढ़े हो रहे हैं और उनके साथ जो मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज गेरोंटेक्नोलॉजी। मींस गेरोंटोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। इज दैट वर्ड क्लियर टू यू? तो सबसे पहले क्या हमने देखा कि स्टेज इनिशिएटिव, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, उसके ऊपर हमने गेरोंटोलॉजी देखा, स्टडी ऑफ एजिंग पीपल, इसके ऊपर हमने गेरोंटेक्नोलॉजी देखा। अब ये जो आइडिया जो सिल्वर इकोनॉमी बनाने का है, तो इसके लिए बहुत सारे चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, फैसिलिटीज फॉर सीनियर पीपल्स। और वो सब किस मॉडल के थ्रू किया जाएगा? तो PPP मॉडल के थ्रू इसे किया जाएगा। PPP मॉडल क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इस मॉडल के थ्रू जो है इसको अंजाम दिया जाएगा। अब जो सेज पोर्टल है ये वन स्टॉप एक्सेस होगा फॉर एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय क्रेडिबल स्टार्टअप। जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्टअप्स को बोला जाएगा आप इस फील्ड में आइए और एक्सेस लीजिए इस फील्ड के अंदर में, और जो सीनियर पीपल है हमारे उनके लिए आप सॉल्यूशंस तैयार कीजिए, प्रोडक्ट्स तैयार कीजिए, सर्विसेज तैयार कीजिए। और ये अक्रॉस एवरी सेक्टर लाइक हेल्थ, हाउसिंग, केयर सेंटर, फाइनेंस एक्सेट्रा, एवरी सेक्टर। और इसके जो फैसिलिटेटर हैं वो कौन है? इसके जो फैसिलिटेटर हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज द फैसिलिटेटर ऑफ दिस इनिशिएटिव, राइट। तो कमेंट थ्रेड में एक बार भैया इनके मंत्री का नाम लिख दो फटाफट, बहुत अच्छे से। अब ये इनिशिएटिव लाया क्यों गया? सरकार इस इनिशिएटिव को लेके क्यों है? क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने कुछ आंकड़े देखे। मैं रिपोर्ट से भी डायरेक्ट वो आंकड़े आपके लिए लेके आया हूँ। मैं अभी आपको थोड़ी देर में उस आंकड़े पे दिखाऊंगा, 1-2 मिनट के अंदर में। कुछ आंकड़े उन्होंने देखे। क्या आंकड़े देखे? कि जो भारत की जनसंख्या है वो बूढ़ी होती जा रही है, मतलब उसमें जो राइज हो रहा है, एक राइज हो रहा है। बूढ़ी होने का मतलब ये नहीं है कि सभी लोग बूढ़े हो गए हैं, मतलब एक राइज उसमें देखा गया एल्डरली पीपल में। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि डेथ कम हो रही है, लॉन्जेविटी लाइफ की ज्यादा हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, मतलब फैसिलिटीज अच्छी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर एल्डरली पीपल अगर ग्रो कर रहे हैं, ज्यादा जी रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब वहाँ की जो फैसिलिटीज हैं, वहाँ के जो सर्विसेज दी जा रही हैं उस नेशन की, उस पर्टिकुलर देश की, तो वो बहुत सुधर रही है। ये भी हम यहाँ से एक जो है इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। तो 2001 में 7.5% का राइज था और 2050 तक अनुमानित है कि 19.5% का राइज हो जाएगा। दिस इज जस्ट अ प्रोजेक्टेड फिगर। और ग्लोबली देखा जाए तो 22% से राइज हो रहा है
50 तक 22% से राइज हो जाएगा। कुछ और भी फैक्टर्स हैं, एक तो हो गया ये फैक्टर इस इनिशिएटिव को लाने का कि ये एक राइज देखा गया। दूसरे फैक्टर देखे गए कि भाई टेक्नोलॉजी भी हम ले ही रहे हैं तो हम इनकी मदद कर सकते हैं, इनको मरने से बचाया जा सकता है। हाई अफोर्डेबिलिटी एंड एसेट्स, अब अफोर्डेबल है ना, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं चीजों को, न्यूक्लियर फैमिलीज एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ आपका आर्टिकल 41 भी तो कहता ही है ना कॉन्स्टिट्यूशन का कि दिस इज मैंडेटरी फॉर द वेलबींग ऑफ द सीनियर सिटीजन्स, कि चीजों को सर्विसेज को मैंडेटरी करना होता है फॉर द वेलबींग ऑफ द सीनियर सिटीजन, उनका ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो भी एक समाज का अहम हिस्सा है। क्योंकि जाहिर सी बात है अभी वो सीनियर है, कल को हम भी सीनियर बनेंगे, तो ये प्रोसेस तो चलती रहेगी, तो उनका ध्यान रखना थोड़ा सा जरूरी है। तो ये तीन जो है कारण बताए जा रहे हैं इस इनिशिएटिव के पीछे। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। अब कुछ और इनिशिएटिव देख लेते हैं जो गवर्नमेंट ने एल्डरली पीपल को लेके किए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन। अब ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम क्या है? इसमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में इनका मतलब है कि जो उनकी क्वालिटी लाइफ है ओल्डर पर्सन की, उनको सुधारना, उनको बेसिक एमिनिटीज देना जैसे कि फूड, शेल्टर, मेडिकल केयर, एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज, खुश रखना। तो दिस इज IPOP। दूसरा आपके पास आया राष्ट्रीय वयोश्री योजना। अब ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि फंड की जाती है सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड की तरफ से। इसमें किया क्या जा रहा है कि जो भी गरीबी रेखा के नीचे जो सीनियर सिटीजन है उनको जो है एड्स एंड असिस्टेंस दिए जाते हैं ताकि वो सफर ना करें, मरे ना, उनका ध्यान रखा जाता है। और अगर उनको किसी भी तरीके की कोई बीमारी होती है जैसे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, लॉस ऑफ टीथ हो गया, तो उसमें भी जो है सरकार इनकी मदद करती है बाय यूजिंग दैट योजना। दिस इज कॉल्ड एज राष्ट्रीय वयोश्री योजना। तीसरी अगर हम बात करें जो सरकार ही लेके आई है वो है PM प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, PMVVY। ये 2017 मई में लॉन्च की गई थी और इसमें क्या था कि इसमें सोशल सिक्योरिटी देने की बात की गई थी। किसको? ओल्ड एज पीपल को। ये एक तरीके का पेंशन स्कीम है जो कि सीनियर सिटीजन को मिलता है और वो भी 10 साल के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और साथ ही साथ इसमें कौन भी आ सकते हैं जो कि 60 साल या उससे ऊपर है, वो लोग भी इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास वयोश्रेष्ठ सम्मान। ये एक तरीके का नेशनल अवार्ड है, यानी कि उन सीनियर सिटीजन्स को दिया जाता है जिन्होंने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया है इस पर्टिकुलर फील्ड में, सीनियर केयर के फील्ड में। तो जो सीनियर सिटीजन्स है उनको इस तरीके का सम्मान दिया जाता है एंड इट इज एज कंपेयर टू इक्विवेलेंट टू द नेशनल अवार्ड। तो एक तरीके का ये एक राष्ट्रीय सम्मान के तौर पे भी इसे देखा जा सकता है, वयोश्रेष्ठ सम्मान। तो लगे हाथों एक और आपको बता देते हैं कि 1 अक्टूबर को क्या होता है। 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, राइट। सो 1 अक्टूबर इज एनुअली ऑब्जर्व्ड एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन। आई होप ये चारों पॉइंट आपको क्लियर है। और भी कुछ साथ साथ स्कीम्स है। 1999 में अटल जी के समय से जो ये स्कीम्स थी उन्होंने तेजी पकड़ना शुरू किया। उस वक्त ध्यान रखना शुरू किया गया कि अब जो है इनका भी ध्यान रखना जरूरी है, ये भी सोसाइटी का एक थोड़ा सा अहम हिस्सा है। तो ये है पूरा सेज इनिशिएटिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल अच्छे से इसको सुनिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब कुछ चार्ट्स की मैं आपकी बात कर रहा था, वो चार्ट्स भी आपको दिखा देता हूँ लगे हाथों। फटाफट 2 मिनट का और टाइम है, फिर हम इसको एंड अप कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 2011 का सेंसस है। 2021 का तो अभी पता नहीं, आया भी नहीं है, कोई अपडेट भी नहीं मिल रही और 6 महीने हो चुके हैं। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में 2021 के सेंसस के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि डिजिटल सेंसस बताया जा रहा था 2021 का, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट अभी इसमें हाल फिलहाल देखी नहीं गई है। हाल फिलहाल कल कुछ न्यूज आई थी कि NPR में कुछ हल्की फुल्की हलचल हुई है, तो उस पर भी बाद में बात करेंगे। तो ये जो डेटा है ये 2011 के सेंसस का डेटा है। इसमें आप देख सकते हैं 121 करोड़ की आपकी जनसंख्या है, जिसमें 62.3 करोड़ मेल है और 58.7 करोड़ फीमेल है। अगर हम इसमें एज पीपल की बात करें तो इसमें लगभग 10.3 करोड़ जो है आपके पास वो एज पीपल है, मतलब कि बूढ़े व्यक्ति हैं 60 प्लस से ऊपर, और जिसमें 5.1 करोड़ मेल है एंड 5.2 करोड़ फीमेल है। यहाँ देखिए, यहाँ फीमेल का रेशियो ज्यादा है, राइट। तो ये कुछ आंकड़े हैं। जैसे अभी आप ये चार्ट भी देख सकते हैं 1961 से लेकर 2011 तक का चार्ट है और किस तरीके से हम एक एक्सपोनेंशियल राइज ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नियरली दिस इज 10.4 करोड़ पीपल इन द ग्रुप ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन, यानी कि 60 या उससे अब आपको दिखाते हैं ये वाला चार्ट, बड़े काम का चार्ट है। ये है आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड और ये दिखाता है ये चार्ट कि क्यों भारत को कोई भी पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ लाने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये 1951 है, ये 2011 है। 2011 तक पे ही बात कर लेते हैं। 0 से 14 साल के बीच में, यानी ये जो एज ग्रुप है, इसमें आप देखिए यहाँ पे राइज है और 2011 में क्या हो गया, ये डिप कर गया।
मतलब ये बर्थ साइड अब बोलेंगे ना इसको, दिस इज काउंट एज अ बर्थ साइड। तो 1951 के मुकाबले में 2011 में बर्थ साइड कम हो गई। मतलब क्या, मतलब ये कि आपकी फर्टिलिटी रेट गिरी है। मतलब क्या, मतलब ये कि जो लोग हैं वो ज्यादा बच्चा पैदा नहीं करना चाह रहे। 1951 में घरों में 5-5 लड़के, 2-2 लड़कियां, 7-8, 6-6 ऐसे बच्चे हुआ करते थे, लेकिन अब ये हालत हो गई है कि अब 2 या मैक्सिमम 3 देखे जा रहे हैं, इससे भी ज्यादा नहीं देखे जा रहे, राइट। तो ऑन एन एवरेज पे बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, कहीं आपको एक ऐसी फैमिली निकाल के ले आए जिसमें अभी भी 6 बच्चे हुए हैं, तो उसकी बात नहीं कर रहा, ऑन एन एवरेज बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। तो क्या है कि आपका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो तो गिर रहा है, और वो कितना हो गया है, वो 2.1 के आसपास आ गया, और इसके नीचे ही चला जाएगा। तो ये बर्थ साइड है, तो मतलब ज्यादा जन्म हो नहीं रहे, तो फिर पॉपुलेशन कैसे दिख रही है वो भी बताते हैं आपको। ये देखिए, ये है आपका 15 to 59, दैट इज वर्किंग एज ग्रुप या वर्किंग एज पॉपुलेशन। अब यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे भी राइज हुआ है, और दिस इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसी को तो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जा रहा है ना, कि आपके पास यंग लोग ज्यादा है। भारत की जो मीन एज है, या मीडियन एज कह लीजिए, मीन एज कह लीजिए, दैट इज रफली रफली 28 और 29 ईयर्स। यंग पीपल ज्यादा है, तो उससे डेमोग्राफिक डिविडेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं। अब यंग पीपल ज्यादा है तो उससे क्या होगा, तो भाई काम तो यंग ही लोग करेंगे ना। जो मेहनत है जितनी भी आप करा सकते हो, जी तोड़ मेहनत, एक यंग पीपल से आप ज्यादा मेहनत करा सकते हो। 24 साल, 26 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल, इस एज के ग्रुप से आप ज्यादा मेहनत करा सकते हैं, रेदर देन एज कम्पेयर टू 62 ईयर्स ओल्ड, 65 ईयर्स ओल्ड, ठीक। तो दिस इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। हालांकि कुछ आर्टिकल्स ये भी बताते हैं, या कुछ एनालिस्ट ये भी बताते हैं, कि अगर इस ग्रुप का अगर सही से इस्तेमाल नहीं किया गया, ये जो राइज है इसका सही से इस्तेमाल नहीं किया गया, तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। अब आते हैं 60+ में, जो हमारा आज का टॉपिक ही था। अब आप यहाँ देख लीजिए, 1951 से लेके यहाँ पे क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। अब यहाँ पे राइज हो रहा है, तो ये मैं डेथ साइड में मान सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद तो फिर मरना तो सभी को है, ये तो जीवन का अटल सत्य है कि हम आए हैं तो हमें जाना ही है। तो ये हमारा डेथ साइड है। अब यहाँ देखिए, डेथ साइड में राइज है, मतलब डेथ साइड में राइज का मतलब यह है कि लोग ज्यादा जी रहे हैं, लॉन्जेविटी बढ़ गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, अच्छे मतलब हेल्थ केयर सर्विसेज वगैरह मिल रहे हैं, तो पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो यहाँ पे डेथ साइड तो लोग मर कम रहे हैं एज कंपेयर टू जितने पैदा हो रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि उससे पॉपुलेशन जो है ना वहीं पे आके अटक गई है, तो आपको राइज दिख रहा है, एक पॉपुलेशन में राइज दिख रहा है, हल्का हल्का ही सही, ठीक। तो ये कारण है, इसीलिए किसी भी तरीके का पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका 2.1 आ चुका है। और केरल जैसे स्टेट्स की बात करें तो वो तो इससे भी नीचे चला जाएगा 5-7 साल में, तो मतलब वहां पे 1.7, 1.8 या 1.5 भी हम देखें, संकुचन जिसे कहते हैं, श्रिंकिंग ऑफ पॉपुलेशन, राइट। चलिए, तो ये था चार्ट, ये बहुत ही खूबसूरत चार्ट था, इसलिए थोड़ा समय लेके मैंने आपको इसको बता दिया। इसमें कितने सारे एंगल थे वो भी हमने इसमें डिस्कस कर लिए। कुछ इन्फोग्राफिक्स है आपके लिए बहुत अच्छे। तो 30 करोड़ एल्डरली हो जाएंगे लगभग लगभग 2050 तक। तो 2050 तक जो है वो, हम आज से 30 साल बाद के आसपास जो है, भारत की जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो ट्रिपल हो जाएगी। अभी हाल फिलहाल 10.4 करोड़ पे है, तो 30 करोड़ 2050 तक देखेंगे, ऐसा अनुमान है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, चार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इन्फोग्राफी को, और भी कुछ अच्छी बातें हैं इसमें। कुछ और अदर यूजफुल न्यूज क्लिप्स हैं आपके लिए जो मैंने यहाँ पे देखे। तो एन एरा ऑफ न्यू एज स्कूल असेसमेंट। अब देखिए क्या हो गया कि क्लास 12 के तो एग्जाम कर दिए कैंसिल। अब सोशल मीडिया पे तो ये फैलाया गया कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, मतलब बच्चों के हित का डिसीजन लिया, लेकिन बिहाइंड द जो सीन है वो कुछ अलग ही है कहानी। कहानी यह है कि डिसीजन गवर्नमेंट ने इसलिए लिया क्योंकि पहले वो इसके पक्ष में थे कि एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सीबीएसई भी खुद कह रहा था कि नहीं सर हम कर सकते हैं। सीबीएसई के भी आर्टिकल्स डेली बेसिस पे आ रहे थे, तो सीबीएसई बोर्ड ने भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनको बोला कि सर हम लोग एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, वी हैव अ प्रोसेस, आप बस परमिशन दीजिए। तो पहले तो मतलब इसके पक्ष में थे कि हाँ एग्जाम होने चाहिए, होने चाहिए, एटलीस्ट 12th के तो होने चाहिए, क्योंकि 12th के एग्जाम थोड़े क्रिटिकल माने जाते हैं आने वाले जो करियर पाथ के लिए। तो इसमें क्या था कि बाद में फिर जब स्टेट्स गवर्नमेंट ने जब प्रेशर डाला सेंटर गवर्नमेंट पे कि ओके इफ यू वांट टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन देन प्लीज डू वन थिंग, एंड व्हाट दैट थिंग, जस्ट वैक्सीनेट द टीचर्स एंड द क्लास 12 स्टूडेंट्स ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। अब उसके बेसिस पे वैक्सीनेशन करना नामुमकिन है अभी, क्योंकि वैक्सीनेशन की एक अलग ही खेल चल रही है, वैक्सीनेशन पॉलिटिक्स हो चुका है अब। तो उसको हटाते हुए देखते हुए फिर बोला गया कि रिलैक्स किया गया कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स भी कैंसिल।
अब ये जब कैंसिल कर दिए गए तो अब इसमें एक पंगा खड़ा हो गया है कि असेसमेंट मार्क्स की कैसे की जाए, किस बेसिस पे हम असेसमेंट करें, और इतने सारे स्कूल है सीबीएसई के अंदर में, तो किस बेसिस पे होगा, और जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो किस बेसिस पे करेंगे, चाहे वो आईसीएसई हो या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड हो, वो कैसे लिबरल मार्किंग कैसे देंगे। तो बहुत सारे इसमें पंगे फिर खड़े हो गए। तो ऐसा कहा जाता है ना कि हर तरीके का समाधान एक नई समस्या को जन्म देता है, तो ये वही समस्या है जो जन्म हो गई है। तो देखते हैं आगे इसमें कैसे कोप अप और क्या डेवलपमेंट आते हैं, तो इस पर बात आगे करते रहेंगे। ये द इम्पोर्टेंस ऑफ मोदीज इथेनॉल पुश, पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ भारत की जो एबीपी प्रोग्राम है, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, उस पर हमने आपके साथ बात कर ली है बहुत अच्छे से। साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा, इसमें E20 इनिशिएटिव, ये मतलब पूछा जा चुका है, इनिशिएटिव, E20 इनिशिएटिव, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये आ सकता है, इथेनॉल से रिलेटेड है 20% ब्लेंडिंग के साथ, तो इस पे हम बात कर चुके हैं। आगे चलते हैं। गिग वर्कर्स हैव स्टार्टेड टर्निंग टू क्रिप्टो पेमेंट्स। अब यहाँ भी एक थोड़ा सा मामला जो है वो रुख पकड़ रहा है। लाइव मिनट के अखबार से ये थोड़ा सा आपके लिए मैं निकाल के लेके आया हूँ। अब इसमें देखिए दो प्रोसेस है। पहला ये है कि कई लोग ये कहते हैं कि आप क्रिप्टो में जो है पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट इसे लीगल टेंडर नहीं मानता है, ठीक है। दूसरे लोग ये कहते हैं कि आप इसे कर सकते हैं क्योंकि बार्टर सिस्टम तो अलाउड है ना अभी भी। मेरी मर्जी, मैं अपना फोन किसी को दे दूं और उसके बदले में उससे मैं 5,000 रुपए ले लूं, या फिर उसके बदले में मैं उससे कुछ दूसरे एसेट सामान ले लूं, वो तो मेरी मर्जी है। बार्टर सिस्टम तो अलाउड है, बार्टर सिस्टम तो कहीं से भी मना नहीं किया गया, तो हम क्रिप्टो को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हो क्या रहा है कि बहुत सारे गिग वर्कर्स, चाहे वो आप बात कर लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो, कंटेंट क्रिएटर्स हो, या फिर दूसरे अलग लोग, वो क्रिप्टो करेंसीज के मतलब एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट, एज अ मीडियम ऑफ रेमिटेंसेज, एज अ मीडियम ऑफ फिएट मीडियम्स, इनमें जो है उनको यूज किया जाने लगा है। तो ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय है, दोनों साइड से भी बना हुआ है कि गवर्नमेंट इस पे क्या डिसीजन लेगी और साथ ही साथ लोग इसको कैसे रिएक्ट करेंगे इस पे, तो देखने लायक होगा ये चीज। तो इस पे भी आते समय आने वाले टाइम में हम इसमें बात करेंगे। गिग वर्कर्स हैव स्टार्टेड टर्निंग टू क्रिप्टो पेमेंट्स। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास आज का जो टॉपिक था वो हमने देख लिया। साथ ही साथ इकोनॉमिक क्रैकर का कोर्स स्टार्ट हो रहा है फिर से 8 जुलाई से, खुद को एनरोल कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब कोर्स है, करके दिखाएंगे कि स्पिरिट रखिए। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है। आइए, आप सभी का स्वागत है, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए, यही हमारी एक मतलब मोटिवेशन है, एनर्जी है कि हम आपके लिए डेली बेसिस पे कुछ न कुछ अच्छे अच्छे पहलू, कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स, कुछ अच्छे अच्छे न्यूज़ क्लिप्स, कुछ अच्छी अच्छी बातें आपके लिए लेके आते रहते हैं। हम इसी तरीके से फिर लेके आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।